चलो अब इधर देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते, तभी ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। कल हम लोग जो लास्ट किए थे वो था कंसेप्ट, उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन आता है, एक टोटल कैपिटल दे दिया रहेगा, हमेशा याद रखना है टोटल कैपिटल के अंदर दोनों आता है, डेट प्लस इक्विटी। तो ये दे दिया रहेगा टोटल कैपिटल, इंटरेस्ट रेट दे दिया रहेगा, शेयर का प्राइस दे दिया रहेगा, या फेस वैल्यू भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों में से कुछ भी, और टैक्स रेट बता देगा कि इतना % टैक्स रेट है। ईबिट भी बता देगा, इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स दिए बिना इतना हमारा अर्निंग हुआ है 4 लाख का। और नीचे 3 केसेस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 1 बात कर रहा है कि हम लोग कोई भी उधारी नहीं लिए हैं, हमारा टोटल कैपिटल 3 लाख का है, और अगर हम लोग कोई भी उधारी नहीं लिए मतलब डेट हट गया तो पूरा पूरा का पूरा 3 लाख क्या है, इक्विटी। लेकिन वहीं अगर सेकंड केस देखे, सेकंड केस में हम लोग 10 लाख का डेट लिए है, टोटल 30 लाख का कैपिटल है, 30 लाख में अगर 10 लाख डेट है तो इक्विटी कितना हुआ, 20 लाख। जो बैलेंसिंग फिगर 20 लाख बचेगा इसको हम लोग इक्विटी बोल देंगे। और केस नंबर 3 हम लोग उधारी लिए हैं 20 लाख का, तो 30 लाख में से अगर 20 लाख डेट है तो इक्विटी कितना होगा, 10 लाख रुपए। ये याद रखना है यहाँ तक का पॉइंट। तो फिर हम लोग क्वेश्चन किए थे, सबसे पहले ईबिट निकालना था। ईबिट ऑलरेडी दिया हुआ है 4 लाख 4 लाख 4 लाख। इंटरेस्ट बताओ, क्या 10% इसका निकालेंगे? नहीं, हमेशा इंटरेस्ट किसका निकलता है, डेट का, जो भी हम लोग डेट लिए उसका निकलता है। फर्स्ट वाले केस में बताओ क्या कोई डेट लिए हम लोग, नहीं, तो इसीलिए इसका कोई भी परसेंटेज नहीं निकला। सेकेंड वाले केस में डेट कितना लिए हैं, 10 लाख, 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख, तो इधर आ गया 1 लाख। थर्ड वाले केस में डेट कितना लिए हैं, 20 लाख, 20 लाख का 10% कितना होगा, 2 लाख, तो वो इधर आ गया। अब फिर निकाले ईबीटी, ईबीटी होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, तो 4 लाख माइनस 0 किए, ये डायरेक्ट आ गया 4 लाख, 4 लाख माइनस 0 तो आंसर हो गया 4 लाख। सेकेंड वाला 4 लाख माइनस 1 लाख तो आंसर आया 3 लाख। और थर्ड वाला 4 लाख माइनस 2 लाख तो इसका आंसर आ गया 2 लाख रुपए। अब इसके बाद ईबीटी निकालने के बाद अगला माइनस होता है टैक्स। टैक्स जो भी आता है उसका 30% निकालते हैं, तो 4 लाख का 30% कितना होगा, 1,20,000। 3 लाख का 30% कितना होगा, 90,000। और 2 लाख का 30% कितना होगा, 60,000। तो फाइनली हम लोग ईट पे आ गए। ये पूरा का पूरा जो ईट होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये किसके लिए रहता है, शेयर होल्डर्स के लिए। अब ना तो हम लोग को डिबेंचर होल्डर को पे करना है क्योंकि उनको इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और ना ही हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है क्योंकि वो भी ऑलरेडी पे हो चुका है। फिर फाइनली 4 लाख माइनस 1,20,000 कितना आएगा, 2,80,000। 3 लाख माइनस 90 कितना आएगा, 2,10,000। और 2 लाख माइनस 60,000 कितना आएगा, 1,40,000। ये हो गया पहला केस, इसमें हम लोग ईएटी निकाल लिए। अब सेकंड नंबर पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर। कई बार नंबर ऑफ शेयर होल्डर डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डिवाइड बाई कर देंगे फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की जगह मार्केट प्राइस भी लिखा हुआ आ सकता है। तो सबसे पहले ईट, पहले वाले का ईएटी कितना आया था, 2,80,000, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 2,80,000 डिवाइडेड बाई जो 30 लाख का कैपिटल था। क्या हम लोग कोई डेट लिए हैं, नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या है, इक्विटी है। तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर, सॉरी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 10, तो इसको कट करके कितना आ गया, 3 लाख रुपए। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिखे 3 लाख, इसको डिवाइड करके 0.93 आया। ये 0.93 का मतलब होता है अगर कोई शेयर होल्डर होगा जिसके पास एक शेयर रखा है तो वो एक शेयर पे कितना रुपए कमा पाएगा, 0.93। जल्दी जल्दी मनीला, मतलब देखा जाए तो पूरे तरीके से 1 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है, सिर्फ 0.93 कमा रहा है। फिर आते हैं सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में ईएटी कितना है, 2,10,000, तो उसको न्यूमरेटर लिखे। बताओ यहाँ पे 2 लाख क्यों आया, 10 लाख का डेट है तो बाकी इक्विटी कितना बचा, 20 लाख। तो यहाँ ऊपर लिखे 20 लाख, डिनोमिनेटर में लिखेंगे फेस वैल्यू, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए, तो ये कैंसल, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। तो डिनोमिनेटर 2 लाख आ जाएगा। 2,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख करे तो ईपीएस कितना आ गया, 1.05। इसका मतलब अगर किसी के पास एक शेयर रखा रहेगा तो उसमें वो 1.05 का अर्निंग अर्न कर पाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले केस पे, ईपीएस 1,40,000 यहाँ ऊपर लिखे, ईएटी डिवाइडेड बाई 1 लाख। यहाँ, हाँ, कोई नहीं आया तो तू आ जाना, क्या प्रॉब्लम है। अरे इसके बाद तो पूरा टाइम है, घर में जाके आराम से पढ़ सकती है, 1.5 घंटा पढ़ ले। अरे अब उसकी मर्जी, वो बेचारी पढ़ने आई है। देख तू बता, देखो पढ़ना है,
कल ये वाला देखी थी रिकॉर्डेड लेक्चर? नहीं देखी है ना, तो फिर ये वाला नहीं समझ आया। ठीक है, रिकॉर्डेड से ही कर लेना, लेकिन रिकॉर्डेड तो याद से कर ही लेना। ठीक है सुनो, बेचारी इतना दूर से आई। अगला तीसरे वाले का ईपीएस निकालते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा? ईएटी। ईएटी कितना है? 1,40,000। डिनोमिनेटर में आएगा 1 लाख। यहाँ पे 1 लाख क्यों आया? क्योंकि इक्विटी कितना था टोटल? 10 लाख। तो न्यूमरेटर में लिखेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू 10 रुपए, तो कट करके नंबर ऑफ कितना आ गया? 1 लाख। तो यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिए 1 लाख। पहले वाले का आया था 0.93 ईपीएस, दूसरे वाले का आया 1.05 और तीसरे वाले का आया 1.4। बताओ तीनों में से कौन सा केस अच्छा है? केस नंबर 3 अच्छा है। केस नंबर 3 में पर शेयर होल्डर ज्यादा कमा पा रहा है। तो केस नंबर 3 अच्छा क्यों है? ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा क्यों मिल पा रहा है? रीजन बताओ। अच्छा, पहले वाले में बताओ हम लोग कोई डेट लिए हैं क्या? नहीं, तो शेयर होल्डर को सबसे कम अर्निंग हो पा रहा है। लेकिन तीसरे वाले केस में डेट कितना लिया है? सबसे ज्यादा लिया है, तो शेयर होल्डर भी सबसे ज्यादा कमा पा रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े देखो इससे पहले वाले पॉइंट में, ये एक पॉइंट में लिखवाया था, ये नीचे वाले पॉइंट में, अगर हम लोग ज्यादा डेट लेंगे तो हमारा ईपीएस क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब जब हम लोग बिल्कुल ही डेट नहीं लिए थे, जीरो डेट पे थे, तो पर शेयर होल्डर कितना कमा पा रहा था? 0.93। लेकिन जब हम लोग 20 लाख का डेट लिए तो पर शेयर होल्डर कितना कमा पा रहे हैं? कितना था? 1.4। 1.4। तो जितना ज्यादा डेट लेंगे ईपीएस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये भी रूल याद रखना है, जितना हम लोग ज्यादा डेट लेंगे हमारा जो ईपीएस है वो बढ़ते जाएगा। क्या चीज का? ये पूरा फ्लो है ना, रुको मैं इसको बता देता हूँ। देखो जैसे पहले वाले केस में हम लोग कोई डेट नहीं लिए, जब कोई डेट नहीं लिए तो यहां से कुछ माइनस भी नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा ये क्या हो गया? 4 लाख। 4 लाख एज इट इज, ये जो ईबीआईटी था वो एज इट इज ईबीटी बन गया। अब ईबीटी में हम लोग टैक्स माइनस किए। देखो अगर 4 लाख का 30% निकालेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है वो ज्यादा आएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग डेट लिए हैं, डेट के बदले 2 लाख क्या हो गया? उसमें माइनस हो गया, तो कितना बचा अपने पास? 2 लाख। तो जब हम लोग डेट नहीं लिए थे तो कितने का टैक्स पे करे? 1,20,000 का। लेकिन जब हम लोग डेट बहुत ज्यादा लिए हैं तो सिर्फ टैक्स कितना पे किए? 60,000। वही मैटर है ना, अगर हम लोग डेट लेंगे तो ब्याज पे करेंगे, डेट पे किए मतलब डेट लिए तो सिर्फ 60,000 का ब्याज पे कर रहे हैं, जबकि डेट नहीं लिए तो कितने का ब्याज पे कर रहे हैं? 1,20,000। तो इसीलिए यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए कम बचा, शेयर होल्डर के लिए कम बचा, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए ज्यादा बचा है, ऐसा वाला पॉइंट है। जल्दी हेमराज बैठ जाओ। तो इससे याद रखना है, अगर हम लोग डेट, अगर हमारा जो डेट है डेट कम रहेगा तो ईपीएस इससे बढ़ेगा कि कम होगा? सोच के बताओ। ईपीएस कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग डेट ज्यादा लेंगे, डेट हम लोग ज्यादा लेंगे तो ईपीएस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ईपीएस भी हम लोग का बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग डेट नहीं लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। तो जब इंटरेस्ट पे नहीं करे तो पूरा का पूरा 4 लाख पे टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग टैक्स में पे कर दिए। लेकिन जैसे ही हम लोग 20 लाख का डेट लिए तो इसका मतलब 2 लाख का ब्याज भी पे कर दिए, तो प्रॉफिट में से 2 लाख हटा दिए, सिर्फ 2 लाख बचा। अब 2 लाख का 30% निकाले वो 60,000 आया। तो ये वाले केस में बहुत ज्यादा टैक्स पे किए, ये वाले केस में बहुत कम टैक्स पे किए। तो ये वाला मेन मैटर है। फिर हम लोग आरओआई भी निकाले थे। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल। ऊपर ईबीआईटी लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल कैपिटल। तो सब केस में ईबीआईटी कितना था? 4 लाख। तो ऊपर सबका 4 लाख आ गया और नीचे टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया टोटल कैपिटल? 30 लाख। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख, तो सब केस में कितना आ जाएगा आंसर? 13.33। इसको इंटू 100 जरूर करना है क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में निकालना रहता है। तो ये इसका आंसर आएगा। ये वाले केस में बताओ आरओआई ज्यादा है या इंटरेस्ट रेट ज्यादा है? ये तीनों केस में बताओ आरओआई ज्यादा है या इंटरेस्ट रेट ज्यादा है? आरओआई कितना है? 13.33। मतलब हम लोग को मिल कितना रहा है? 13%। और हमारे पास से जा कितना रहा है? 10%। तो अच्छा फायदा है या नुकसान है? फायदा है। 13% आ रहा है और 10% जा रहा है। देखो ये वाले पॉइंट में कल भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैं लिखवाया था, कहाँ गया वो? हमारा आरओआई ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ये वाले केस में आरओआई कितना है? 13.33%। और हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10%। तो ये फायदेमंद सौदा या घाटा वाला है? फायदेमंद है, क्योंकि 13% समथिंग कमा रहे हैं और 10% खर्चा हो रहा है, मतलब 3% के मुनाफे में है।
तो इसलिए बेटर है। फिर इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन भी था, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये नीचे ऐसा पॉइंट लिख लो, इफ ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट टेक मोर डेट। तो और डेट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट टेक मोर डेट, ज्यादा से ज्यादा डेट लो। If ROI is greater than interest, then take more debt। तो और ज्यादा लोन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस तब तक जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है। जैसे ही ब्याज ज्यादा हो जाएगा फिर डेट वगैरह मत लो, और बर्डन हो जाएगा फिर। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट बना लो। एक ऐसी फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर केस 1, केस 2, केस 3। हाँ कल वाला तुम लोग कर लिए थे। केस 1, केस 2, केस 3। इसका ये 0.47, 0.358 वही आएगा। वही है ना? हाँ वही करेक्ट है। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला टोटल कैपिटल, ये क्वेश्चन लिख लिए थे ना कल। टोटल कैपिटल में दोनों चीज आता है। क्या दोनों चीज आता है? इक्विटी और डेट दोनों आ जाता है। तो हम लोग केस से देखकर बताएंगे कि क्या है। देखो पहले केस में हम लोग कोई डेट नहीं लिए हैं, तो पूरा का पूरा 30 लाख क्या होगा? इक्विटी होगा। तो इसको ऐसे ऊपर लिख लिया करो, हम लोग कोई डेट नहीं लिए हैं केस 1 में, नो डेट। देयरफॉर इक्विटी जो है वो 30 लाख का है। सेकेंड वाले केस में डेट कितने का लिए हैं? 10 लाख। तो इधर लिख देंगे डेट। डेट 10 लाख है, तो बताओ इक्विटी कितना होगा? 20 लाख। इक्विटी 20 लाख। अब आते हैं केस नंबर 3। डेट कितने का है? 20 लाख। तो बताओ इक्विटी कितना होगा? 10 लाख। डेट है 20 लाख, तो इक्विटी हो जाएगा 10 लाख। ये जो मैं ऊपर लिखा हूं ये सबको क्लियर है? एक बार मैं और बता रहा हूं, देखो सबसे पहले चेक किया करो टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल में दोनों ही आता है, डेट भी आता है और इक्विटी भी आता है, दोनों को मिला के टोटल कैपिटल बोलते हैं। पहले वाले केस में हम लोग का कोई डेट नहीं है, मतलब पूरा का पूरा 30 लाख क्या होगा? इक्विटी होगा। तो यहाँ देखो ऊपर ऐसा लिख सकते हो, एग्जाम में भी ये लिख सकते हो कि जब हम लोग कोई डेट नहीं लिए, इसका मतलब पूरा का पूरा 30 लाख इक्विटी है। सेकेंड वाले केस में कितने का डेट लिए हैं हम लोग? 10 लाख का। 10 लाख का डेट लिए हैं, तो इक्विटी कितना हो गया? आ रहा हूँ खाना खा के भैया। ठीक ठीक। वंशज वंशज। पूरा सुबह से शाम तक कौन इंग्लिश पढ़ता है? नहीं अरे कुछ तो बीच में वो आना, नहीं तो मोनोटोनस हो जाता है, वही 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 पढ़े। और अभी भी कोई एक, हाँ क्या क्या मैं तो एक दिन पहले ही पढ़ता था, मतलब एक दिन पहले इन द सेंस रात में सारा समरी देखता था। हाँ पूरा समरी देख के नहीं वो तो सही बात है। और रात में अंदर से स्पिरिट आता है और रात भर समरी कंप्लीट हो जाता है पूरा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता था राइटिंग का। कल क्या चीज का है वाइवा? उसमें क्या रहता है? ओहो इंग्लिश में थ्योरी बता। हम लोग के टाइम में तो मैडम एक हिमीला मैडम एक क्वेश्चन पेपर दी थी और साथ में सॉल्यूशन भी बता ब्लैक बोर्ड में लिख दी थी। तो हम लोग वही क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉल्यूशन लिखे और जमा कर दिए, उसी वही वाइवा था अपना। क्वेश्चन पेपर सबको दी थी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था और उसका आंसर ब्लैक बोर्ड में लिख दी थी, तो हम लोग को ब्लैक बोर्ड से देख के लिखना था।
इसीलिए मैं पूछा कि इस बार का क्या। और हिंदी में क्या था वाइवा 5 नंबर का, वो एक न्यूज़पेपर दिए थे केरकट्टा सर, उसको बस रीड करना था ऊपर का 4 लाइन। हाँ नहीं नहीं, अपना तो स्कूल में ही था, क्या पता उस टाइम कोरोना वगैरह था होगा, लेकिन मेरे को डाउट है नहीं आते होंगे, क्या पता। 11th में तो टीचर ही करते हैं, 12th का अकाउंट्स और बीएसटी वगैरह के लिए आते हैं, अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश का डाउट है। हाँ वही वही वही। चलो ठीक ठीक, इधर सुनो, ये जो मैं ऊपर हाईलाइट किया हूँ ये सबको क्लियर है ना? अगर इसको तुम लोग थोड़ा भी गलत कर दिए तो नीचे का गलत बैठ जाएगा, ईपीएस गलत आ जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ये जो 30 लाख है वो डेट और इक्विटी दोनों मिला के है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि डेट कितना है और इक्विटी कितना है। पहले वाले केस में हम लोग कोई डेट नहीं लिया, मतलब ये 30 लाख में कोई डेट नहीं है, तो पूरा का पूरा 30 लाख क्या होगा? इक्विटी होगा। तो यहाँ मैं लिख दिया नो डेट, देयरफॉर इक्विटी इक्वल्स टू 30 लाख। हाँ हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो पहला ब्लॉक बना के ये लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग को डाउट है ना, मतलब ये ऊपर नहीं लिख पा रहे हो, तो यहाँ हेडिंग डाल दो प्रपोर्शन। प्रपोर्शन लिख सकते हो या कैपिटल स्ट्रक्चर लिख सकते हो। अरे नहीं, वो कल भी अटेंड करी थी। हाँ तरनी, बैठ बैठ। सुनो सुनो, इधर थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो मैं ऊपर लिखा हूं ना, तुम लोग को लग रहा है अगर ऐसा ऊपर नहीं लिखना है तो एग्जाम का प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, पर्टिकुलर करके यहाँ लिख सकते हो प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, और इस ये अंदर लिख सकते हो नो डेट, इसका मतलब इक्विटी पूरा 30 लाख है। फिर दूसरे का लिख सकते हो डेट 10 लाख है, तो इसका मतलब इक्विटी 20 लाख है। तो ऐसे अंदर लिख सकते हो और यहां से फिर पहला चालू कर सकते हो ईबीआईटी करके। हाँ तुम लोग की मर्जी, बस ये ऐसा लिख के रखोगे ना तो एग्जाम में गलती होगा ही नहीं, ईपीएस गलत लिखने का ही नहीं, नहीं तो जल्दीबाजी में एक ही ईपीएस सब में कर दोगे, वो वाला ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो कल मैं एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क दिया था उसको करवा रहा हूँ। कैपिटल का पॉइंट हो गया, इंटरेस्ट रेट 10% है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ईबीआईटी। तो फर्स्ट नंबर में लिखो ईबीआईटी, सबसे पहले नंबर में ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है? 2 लाख। पिछले क्वेश्चन में 4 लाख था, इसमें 2 लाख है, तो सब में लिख दो 2 लाख, इधर भी 2 लाख और इधर भी 2 लाख रुपए। ये हो गया। बताओ ईबीआईटी में सबसे पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस होता है, तो हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट बताओ क्या ये 2 लाख का निकालेंगे? नहीं, इंटरेस्ट हमेशा डेट का निकलता है। फर्स्ट वाले केस में बताओ क्या कोई डेट लिए हैं हम लोग? नहीं, फर्स्ट वाले केस में कोई डेट नहीं लिया, इसका मतलब निल। डैश लिख सकते हो, निल लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो, चल जाएगा। सेकेंड वाले केस में डेट कितने का लिए हैं? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख रुपए, तो 1 लाख इसमें से माइनस कर दो। थर्ड वाले केस में डेट कितने का लिए हैं? 20 लाख। 20 लाख का 10% 2 लाख। अब ईबीआईटी में जब आई माइनस कर देते हैं, आई हटा देते हैं, तो क्या बचता है? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना आएगा पहले वाले का? 2 लाख रुपए, डायरेक्ट 2 लाख। सेकेंड वाले का 1 लाख रुपए, और थर्ड वाले का 0। ये तो फर्दर कुछ जाएगा ही नहीं, ये फिर डैश। अब हम लोग थर्ड केस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो डैश आ गया, तो फिर अब कुछ करके मतलब नहीं है। अब ईबीआईटी, ईबीआईटी में क्या माइनस करते हैं? टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद क्या आता है? ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, शेयर होल्डर के लिए पैसा है। 30% निकालेंगे, जो ऊपर आंसर है उसका 30%। 2 लाख का 30% 60,000, तो 60,000 माइनस कर दो। 1 लाख का 30% 30,000, तो 30,000 माइनस कर दो। कहा अनीश, भूल गया था क्या क्लास? इंग्लिश पढ़ रहा था होगा। अच्छा अच्छा, 2 लाख माइनस 60,000, 1 लाख 40, 1 लाख माइनस 30,000 कितना होगा? 70,000 रुपए। थर्ड वाले को तो सॉल्व करने का अब जरूरत नहीं है, उसका आंसर 0 आ गया है। यहां तक एक बार चेक कर लो, कल जो मैं होमवर्क दिया था उसी का सॉल्यूशन है ये। सबसे पहले ईबीआईटी लिखे 2 लाख 2 लाख 2 लाख। 10% हमेशा डेट का निकलता है। पहले वाले केस में कोई डेट नहीं लिया है, तो ब्याज भी नहीं लाया, शून्य। सेकेंड वाले में 10 लाख का डेट लिया है, 10 लाख का 10% निकालेंगे 1 लाख रुपए। थर्ड वाले केस में 20 लाख का डेट लिया है, 20 लाख का 10% निकालेंगे 2 लाख रुपए। फिर ये ईबीटी आएगा 2 लाख, 1 लाख और 0।
फिर टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स हमेशा जो ईबीटी है उसी का निकलता है टैक्स। तो 2 लाख का 30% 60,000, 1 लाख का 30% 30,000, और फिर ये तीसरे वाले का तो नहीं निकलेगा। फिर फाइनल ये आंसर आ गया। यहां तक सबका क्लियर है? ठीक है, अब अगले पे आते हैं। सेकेंड हम लोग को निकालना है ईपीएस। बताओ ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? ईएटी, शेयर होल्डर के लिए ईएटी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर जब डायरेक्टली नहीं बताया तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस। ठीक है, सबसे पहला कैलकुलेट करते हैं ईएटी। पहले वाले का ईएटी कितना दिया है? 1,40,000 डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर, ये दिया नहीं है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ पहले वाले केस में हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 30 लाख। ये पूरा का पूरा 30 लाख इक्विटी है, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 30 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए। तो कितना हो गया नंबर ऑफ शेयर होल्डर? 3। तो यह आ गया 3 लाख। इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? 466 47। तो ये पहले वाले का ईपीएस आ गया 0.47। अब आते हैं सेकंड वाले का। सेकंड वाले का ईएटी कितना है? 70,000। तो ऊपर लिखे 70, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर। वो डायरेक्टली नहीं दिया है तो चेक करेंगे। सेकंड वाले में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 20 लाख। तो ऊपर लिखेंगे 20 लाख, डिनोमिनेटर में लिखेंगे फेस वैल्यू 10। तो 20 लाख डिवाइड बाई 10 कितना होगा? 2 लाख रुपए। तो इसका कितना आ रहा है? 0.35। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले पे। इसका तो डायरेक्ट जीरो ही आ जाएगा, नील। इसका डायरेक्ट नील आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर जीरो है तो आंसर भी फिर जीरो ही आएगा। तो बताओ ये वाले केस में कौन सा केस अच्छा है? केस 1, केस 2 या केस 3? केस 1। केस 1 क्यों ज्यादा अच्छा है? ज्यादा अर्निंग तो हो रहा है, लेकिन क्यों ज्यादा अर्निंग हो पा रहा है? क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे, इधर क्या गया, कौन सा वाला पॉइंट? इसमें हम लोग डेट नहीं लिए ना। 2 मिनट, यहाँ तो कुछ गलत अप्रोच हो गया। नहीं 2 लाख 0.35, हाँ ये ठीक है। और पहले वाले में डेट कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 60,000 माइनस किए, पिछले बार वाले में अलग आया था ना। हाँ हाँ बताओ ये वाले केस में, ये केस में अलग क्यों आया पता है? क्योंकि पहले वाले केस में कंपनी ज्यादा कमाया था। कंपनी कमाया कितना था पहले वाले केस में? 4 लाख रुपए। और ये वाले केस में कंपनी कितना कमाया है? 2 लाख रुपए। इसी वजह से केस चेंज आया है। पहले वाले केस में अर्निंग जो था उससे पहले वाले में 4 लाख था। मैं जो सेकंड एग्जांपल लिया हूं इसमें जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 2 लाख है। इस वजह से यहाँ पे जो फिगर है वो चेंज आया, तो हम लोग को आरओआई निकालना पड़ेगा। इसका आरओआई कैलकुलेट करते हैं। आरओआई का फॉर्मूला क्या था? EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। फर्स्ट वाले केस का EBIT कितना है? 2 लाख। सब में ही वही है ना। 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना है? 30 लाख रुपए। ऐसा कितना आ रहा है इंटू 100 करके? 6.66%। 66 है, सिर्फ 6 है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, हाँ भाई 6.66, मतलब 6.7% बोल सकते हो। इसका सबका ही सेम आएगा। बताओ क्या ये सही डिसीजन है? हम लोग कमा कितना रहे हैं? आरओआई कितना आ रहा है? 6%, 6.7। और खर्चा कितना हो रहा है डेट को लाने पे? 10%। तो इसमें आरओआई ज्यादा है या कम है? कम है। और कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है। तो बताओ क्या हम लोग को ये केस 1 को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, डेट लेना ही नहीं चाहिए। हाँ सब में ही सेम आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इनको और इनको कंपेयर करना है आरओआई को इसके साथ। कई बार क्वेश्चन बोल देता है कि ये इन्वेस्टमेंट सही है क्या, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम लोग कमा रहे हैं 6.7% और जा रहा है, खर्चा हो रहा है 10%, तो फिर तो हम लोग घाटे पे जा रहे हैं।
तो फिर हम लोग को ये प्लान आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करना चाहिए, गलत प्लान है ये। हाँ, 2 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला ये एक बुक का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर, केस 1, केस 2 और केस 3। पर्टिकुलर, केस 1, केस 2, केस 3, ब्रैकेट में लिख दो बुक का क्वेश्चन है ये, बुक इलस्ट्रेशन। इसमें सिर्फ ईएटी नहीं, हाँ, इंटू 100 भी तो करेगा ना, परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं ना, इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज में दिया है 10%, तो हम लोग कंपेयर करने के, हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग, क्या चीज का नहीं, अब अगर क्वेश्चन में पूछा है कि अपना पॉइंट बताओ, मतलब कंपेयर करके बताओ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, तो देखो आपको अच्छी बात है, परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, तब तू कंपेयर कर पाएगा। ये 10% और दूसरा मान लो 0.6% है, तो तू क्या कंपेयर कर पाएगा, तो परसेंट में हुआ ही नहीं, इसीलिए वो करके ही आना पड़ेगा। नहीं किया तो मार्क्स तो कट जाएगा, एक आध मार्क्स कट सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट डायरेक्ट बता दिया है 10%। अब हम लोग को इसको कंपेयर करना है आरओआई के साथ, तो आरओआई भी सेम बेस का होना चाहिए, उसको भी हम लोग को परसेंटेज में निकालना है। क्या चीज का? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो रेशियो चैप्टर में है। हाँ, उसका रेफरेंस आएगा रेशियो चैप्टर में। ये जहाँ फॉर्मूला चार्ट लिखे हो ना, यहाँ पे इंटू 100 कर लो, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। जो आरओआई है में हम लोग लिखे हैं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, ये हमेशा परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100 कर लो, तो इससे पता चल जाए कितना परसेंटेज है, क्योंकि हम लोग को इसको इंटरेस्ट का रेट के साथ कंपेयर करना पड़ता है, वो परसेंटेज में दिया है। ठीक है, बन गया क्या तीनों केस? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं। टोटल कैपिटल कितना दिया है? 50 लाख दिया है, और हम लोग कोई डेट नहीं लिए हैं, ये तो पॉइंट दिया हुआ है, इसको भूल जाओ, ऐसा नहीं लिखा रहता। ठीक है, टोटल कैपिटल में दोनों कंपोनेंट आता है, कौन सा दो कंपोनेंट बोलो? डेट और इक्विटी। ये वाले केस में हम लोग डेट कुछ नहीं लिए हैं, तो पूरा का पूरा 50 लाख क्या माना जाएगा? इक्विटी माना जाएगा। तो केस नंबर 1 के ऊपर लिख लो, डेट नील है, देयरफॉर इक्विटी इक्वल्स टू 50 लाख। ये काम आएगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर निकालने में। हाँ, ये केस में दिया है ना, मान लो एग्जाम में नहीं दिया रहता, इसमें तो क्वेश्चन इजी करने के लिए पूरा ही बता दिया कि इक्विटी 50 लाख है करके। तो टोटल कैपिटल 50 है, उसमें से डेट कुछ नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा 50 लाख इक्विटी होगा। केस नंबर 2 चेक करते हैं, केस नंबर 2 में कितना है टोटल कैपिटल? 50 लाख, उसमें से डेट कितना है? 10 लाख, तो इक्विटी कितना होगा? 40 लाख। तो वो भी लिख लो सेकेंड वाले केस में, डेट है 10 लाख, देयरफॉर इक्विटी इक्वल्स टू 40 लाख। डेट है 10 लाख, इसका मतलब इसमें से 10 लाख अगर डेट है, तो बाकी जो 40 लाख बचा वो ऑफकोर्स सी बात है इक्विटी होगा। ठीक है, अब केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 में टोटल कैपिटल कितना दिया है? 50 लाख। इस बार डेट कितना लिए हैं? 20, तो इक्विटी कितना होगा? 30 लाख। तो उसके ऊपर लिख लो, डेट है 20 लाख, देयरफॉर इक्विटी इक्वल्स टू 30 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या चाहिए रहता है? ईबीआईटी। तो पहले वाले का ईबीआईटी लिखो 7 लाख, ये भी क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं, बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में एक ही क्वेश्चन दिया इलस्ट्रेशन में। ईबीआईटी, हाँ, ईबीआईटी दिया है 7 लाख, दूसरे वाले का भी ईबीआईटी 7 लाख, और तीसरे वाले का भी ईबीआईटी 7 लाख। अब अगला ईबीआईटी में क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट 10% है। बताओ पहले वाले में कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि कोई डेट लिया ही नहीं है। सेकेंड वाले में कितने पे लगेगा 10%? 10 लाख पे, क्योंकि डेट हम लोग 10 लाख पे लिए, 10 लाख का 10% कितना होगा इंटरेस्ट? 1 लाख। 1 लाख माइनस कर दो। थर्ड वाले केस में डेट कितना लिए? डेट 20 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख, तो 2 लाख माइनस कर दो।
यहां तक सब पहुंच गए, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, ये आ गया अपना पहला स्टेज, 7 लाख, 6 लाख और 5 लाख में आ गए। अब उसके बाद क्या माइनस करते हैं? टैक्स। इसको ईबीटी बोलते हैं, ईबीटी में टैक्स माइनस होता है। पहले वाले में भी टैक्स रेट 30% है, सब में ही 30 है टैक्स रेट, तो इसका 30% निकाल के माइनस कर दो जो ईबीटी आया है। जो ईबीटी आया है उसका 30% माइनस, पहले वाले का 2,10,000 आया, पहले वाले का 2,10,000 हो जाएगा, वो 2,10,000 माइनस कर दो, 7 लाख का 30% निकाले तो 2,10,000, तो आंसर कितना आएगा? 4,90,000। 4,90,000 को क्या बोलेंगे? ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। सेकेंड वाले का कितना आ रहा है टैक्स? 1,80,000, तो 6 लाख में माइनस कर दो 1,80,000, कितना बचेगा? 4,20,000। तो ये सेकेंड वाले का ईएटी आ गया। थर्ड वाले का टैक्स कितना है? 1,50,000, तो 5 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेंगे, 3,50,000 आ जाएगा ईएटी। अब अगला ईपीएस निकाल लो। वो क्वेश्चन बताया 10-10 रुपए का, एक शेयर 10 रुपए का है तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। ईपीएस का फॉर्मूला लगाएंगे, ईट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले वाले का आएगा 4,90,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ये हो जाएगा 0.98। इसका मतलब एक शेयर खरीदने पे इतना कमाएंगे, 0.98। दूसरा केस में अगर कोई एक शेयर खरीदेगा तो 1.05 कमा पाएगा। हाँ हाँ, और थर्ड वाला लिखा है अगर कोई एक शेयर खरीदेगा तो 1.16 कमा पाएगा। तीनों में से कौन सा केस बेस्ट है? केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ही शेयर होल्डर ज्यादा कमा पा रहा है। रीजन क्या है थर्ड वाले केस में ज्यादा कमा पाने का? ज्यादा डेट लिया है। इसका मैं और डिटेल में बता रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो देखो, ये जो 1.16 आया है, इसका मतलब है अगर कोई एक शेयर होल्डर है उसके पास एक शेयर रखा हुआ है तो वो इतना अर्न कर पाएगा। अगर इसका लॉजिक पूछना है कि ये क्यों थर्ड वाला केस बेटर है, तो थर्ड वाला केस इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेट सबसे ज्यादा लिए हैं। थर्ड वाले केस में डेट कितना लिए थे? 20 लाख डेट लिए थे, तो बाकी इक्विटी कितना बचा था? 30 लाख इक्विटी बचा था। अब जब इक्विटी शेयर कैपिटल कम बचा, 30 लाख डिवाइडेड बाई एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने बचे? नंबर ऑफ शेयर होल्डर 3 लाख, नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसमें 3 लाख बचे। वही अगर हम लोग पहले वाला केस अगर चेक करें, पहले वाले केस में डेट था क्या? नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 50 लाख। तो यहाँ 50 लाख डिवाइडेड बाई एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10, तो यहाँ पे कितने शेयर होल्डर बचे? 5 लाख। तो कौन से केस में ज्यादा शेयर होल्डर है? केस नंबर 1 में। और केस नंबर 3 में कम शेयर होल्डर है। जब ज्यादा शेयर होल्डर रहेंगे तो एक को ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा। तो इसलिए एक लोग को कितना मिल पा रहा है? सिर्फ 0.98। लेकिन थर्ड वाले केस में शेयर होल्डर ज्यादा है कि कम है? कम है, तो एक को ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। पॉइंट समझ आया? इसका मतलब हम डेट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा। डेट ज्यादा होगा तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। कम कम, डेट ज्यादा तो शेयर कैपिटल कम, शेयर कैपिटल कम तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जब कम लोग को बटेगा तो एक लोग को ज्यादा बटेगा कि कम बटेगा? ज्यादा बटेगा। पॉइंट आया ना समझ में? इसीलिए देखो पहले वाले केस में डेट नहीं लिए हैं, डेट नहीं लिए हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया है? 50 लाख।
50 लाख को डिवाइड बाई 10 किए तो कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो गए? 5 लाख। तो जो भी हम लोग कमाए हैं वो कितने लोग को बांटेंगे? 5 लाख लोग को। तो एक लोग को ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। लेकिन लास्ट वाला केस कितने का डेट लिया हम लोग? 20 लाख। तो 50 में से 20 लाख हट गया तो सिर्फ कितना बचा इक्विटी कैपिटल? 30 लाख। 30 लाख डिवाइड बाई 10 तो कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है? 3 लाख। पहले वाले केस में 5 लाख शेयर होल्डर थे, थर्ड वाले केस में सिर्फ 3 लाख शेयर होल्डर है, तो उनको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो इस वजह से थर्ड वाले केस में ज्यादा मिल पा रहा है। अब एक हम लोग सैंपल पेपर का क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसमें आरओआई निकाल सकते हो, बुक में नहीं निकाले हैं क्वेश्चन में। हाँ, तुम लोग ना निकाल ही देना। एग्जाम में अगर नहीं भी पूछता है ना तो अपने हिसाब से ये ईएटी निकाल लेना, ईपीएस निकाल लेना, आरओआई निकाल लेना है, तो मार्क्स कट करने का सवाल ही नहीं उठता फिर। अब हम लोग सैंपल पेपर के क्वेश्चन पे आते हैं। एक थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन आया था 4 नंबर का। क्या क्या? शाम को ज्यादा लेट हो जाएगा ना, तुम लोग घर में जाके पढ़ोगे बोल रहे हो। हाँ, उन लोग का मेन अकाउंट्स का एग्जाम है ना, अगर कुछ और एग्जाम रहता तो आ जाते। बीएसटी रहता, सॉरी हिंदी रहता, इंग्लिश रहता, उन लोग आ जाते। तुम लोग घर में जाके पढ़ोगे ना, इसलिए। उन लोग का तो सुबह 5:30 बजे से स्कूल ले रहे हैं। हाँ हाँ, ये भी वाले लोग का आज से चालू किया है। सुबह का 5:30 बजे से 9:30 बजे तक का एक्स्ट्रा क्लास, फिर शाम का 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का एक्स्ट्रा क्लास। पूरा जोश में उन लोग का टीचर। नहीं, फिर भी सुबह स्कूल जाओ बोलने से प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह पहनो, झंझट है बहुत। कितने लोग वहां नींद में झुमर रहे थे होंगे, उनको समझ भी नहीं आया होगा। नहीं, इतना भी क्या है भाई, थोड़ा लिमिट से पढ़ाना है। हाँ हाँ, अभी बुक का क्वेश्चन है। बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है। बुक का क्वेश्चन भी नहीं हो, बुक ही जब चैप्टर चलते रहेगा ना उसी के बीच में क्वेश्चन है। क्या क्या? अरे बस ना, अरे बस, बेचारी एक तो पढ़ने आई है। पूरा डीएवी को रिप्रेजेंट करने आई है। चलो सुनो, अब हम लोग एक 2022-23 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए, क्योंकि ये है ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं 2-3 बार समझाऊंगा, पर ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी तो थोड़ा इजी आता है, 2022-23 में ये क्वेश्चन ऐसा टफ वाला आया था। लिखा है, क्रिश लिमिटेड is in the business of manufacturing and exporting carpet and other home decor products। मतलब एक क्रिश लिमिटेड कंपनी, ऊपर पूरा बकवास कर रहा है कि क्रिश लिमिटेड कंपनी है, वो ये सब बनाते हैं, उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। लिखा है, इट हैज शेयर कैपिटल, उसके पास कितने के शेयर कैपिटल रखे हुए हैं? 70 लाख का शेयर कैपिटल है, और फेस वैल्यू 100 ईच। आगे लिखा है, कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज। कंपनी सोच रहा है कि अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा करेगा, एक्सपैंड करेगा, उसके लिए उसको कितना रुपए चाहिए? 50 लाख रुपए। कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो है 50 लाख रुपए अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए। आगे का पॉइंट क्या बोल रहा है? द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, मिस्टर प्रभाकर एक फाइनेंस मैनेजर है कंपनी का, वो कंपनी को एक रिकमेंडेशन दिया है। बोल रहा है कि कंपनी अगर पैसा उठाना चाहता है तो 7% डिबेंचर इशू करे। बोल रहा है अगर कंपनी पैसा उठाना चाहता है तो 7% डिबेंचर इशू करे। ये 7% क्या है? इंटरेस्ट है, ये याद रखना है, जो 7% दिया ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। अब आगे लिखा है, गिवन दैट, एक शर्त भी डाल दिया है, अगर इतना तक रहता तो बहुत इजी हो जाता। आगे एक शर्त लिखा है, गिवन दैट जो ईपीएस है कंपनी एक्सपैंड होने के बाद पर शेयर होल्डर को कितना रुपए मिलना चाहिए? 35 रुपीज, 35 रुपए तो मिलना ही चाहिए। और टैक्स रेट कितना बोला है? 30%। ये एक शर्त डाल दिया है, बोल रहा है कि 7% का डिबेंचर इशू करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड एक शर्त में कि अगर हम लोग जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो 35 रुपीज एक शेयर होल्डर को मिलना ही चाहिए उनके शेयर के बदले। और टैक्स रेट जो है वो 30% है, टैक्स रेट भी 30% बोल दिया है। लिखा है, डिड मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन, तो बताना है कि मिस्टर प्रभाकर सही है या नहीं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सही है या नहीं, वो चेक करेंगे, आरओआई निकालेंगे।
आरओआई ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ डेट से। कॉस्ट ऑफ डेट कितना परसेंट है? 7%। तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। हम लोग को मेन मोटिव निकालना क्या है? आरओआई निकालना है। आरओआई निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है? फॉर्मूला बताओ आरओआई का। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल भी हम लोग देख लेंगे, और ईबीआईटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट, टोटल कैपिटल ईबीआईटी निकालना और टोटल कैपिटल निकालना है। क्या कॉस्ट ऑफ डेट निकालना पड़ेगा? नहीं, ये तो हम लोग को 7% ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम लोग को ईबीआईटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा लिखा है? बोल रहा है मिस्टर प्रभाकर कि पैसा मंगाना चाहते हो अगर 50 लाख तो मंगाओ, लेकिन किससे मंगाओ? 7% डिबेंचर। लेकिन बोल रहा है एक शर्त के साथ कि अगर पैसा मंगाओगे तो एक शेयर होल्डर को कितना ईपीएस मिलना चाहिए? 35 रुपए का। और गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है? 30% का। ये इतना शर्त रख दिया है। तो अब हम लोग को बताना है कि जो मिस्टर प्रभाकर है वो सही बोला है या अपने जगह में गलत है, वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है या सही स्टेटमेंट दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट निकालते हैं। क्या क्या दिया है गिवन लिख लेते हैं। हाँ, क्या है ये? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दिया है ₹70 लाख। इसका फेस वैल्यू 100 रुपए। फिर उसके बाद सेकंड है मेजर एक्सपेंशन कर रहा है। एक्सपेंशन करने के लिए उसको 50 लाख की जरूरत है, और डिबेंचर इशू करेंगे बोले हैं 7% का। ये 7% जो है वो ब्याज है। ईपीएस भी दिया। ईपीएस कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए ईपीएस? 35 रुपीज। और एक क्या बोला था? टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है? 30%। यहां तक का पॉइंट समझ आया? यहाँ पे मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया हूं, बस जो क्वेश्चन में दिया था उसी को हम लोग लिख दिए हैं। अब हाँ गिवन है। अब कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है उसका हेल्प लेते हैं। ईपीएस। हाँ हाँ करेक्ट, वैसे ही निकालना है। ईपीएस निकालते हैं। बताओ ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर। नंबर ऑफ शेयर नहीं, इसको ऐसे, इसमें फॉर्मेट वगैरह जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा एक एक पार्ट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ सबसे पहले मैं ईपीएस ही क्यों लिखा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो मैं गिवन का हेल्प से फाइंड आउट कर रहा हूं। तो मैं ईपीएस का फॉर्मूला लगाया। ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईएटी, ईट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ईपीएस ऑलरेडी बताया है। कितना बताया था ईपीएस? 35। तो इसको मैं 35 लिख दिया। क्या क्वेश्चन में हम लोग को अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है? नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दो ईएटी। ऐसा क्वेश्चन को समझ के करना पड़ेगा। ये बहुत अगर टफ में आया तो सबसे टफ में यही आ सकता है, नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चन यही आके रुक जाता है। जो इससे पहले हम लोग 3 केस किए थे एग्जाम में, वहीं पे आके रुक जाता है। अगर बहुत टफ करना है पेपर तो मैक्स लेवल ये जा सकता है। तो ऊपर लिखे ईट डिवाइडेड बाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर कैसे निकालेंगे? टोटल शेयर कैपिटल कितना दिया है? 70 लाख। और फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है? 100 रुपए। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 70 लाख डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आ गया? 70,000। 70 लाख की था ना? हाँ 70 लाख। ये ऊपर हम लोग लिखे 70 लाख रुपए, नीचे लिख दिए नंबर ऑफ फेस वैल्यू जो है वो है 100 रुपए। तो इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर होल्डर आ गया 70,000। क्या चीज का? नहीं नहीं, ये तो कंपनी रेस करना चाहता है। अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है वो चेक करना है। हाँ, ये आ गया 70,000। ये 70 कैसे आया लिखना है तो लिख सकते हो। टोटल शेयर कैपिटल हमारे पास 70 लाख का था और फेस वैल्यू 100 रुपए का था। तो 70 लाख डिवाइड बाई 100 किए, 70,000 का आ गया नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो कंपनी में टोटल 70,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। बताओ अब अपना ईएटी आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर इंटू, डिवाइड हुआ है 70,000, उसको इधर भेजेंगे तो इंटू हो जाएगा। तो 35 इंटू 70,000 इक्वल टू ईएटी। तो ईएटी इंटू करे कितना आ रहा है? 24,50,000 इक्वल टू ईएटी। ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लो, इसको एब्जॉर्ब करो चीजों को, क्योंकि ये थोड़ा नया पॉइंट है। पहले हम लोग ईपीएस निकाले, ईपीएस का फॉर्मूला लिख दिए ईट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ईपीएस ऑलरेडी दिया हुआ था 35, उसको 35 लिख दिए इक्वल टू ईएटी डिवाइडेड बाई 70,000 कर दिए। 70,000 कैसे आया? शेयर कैपिटल 70 लाख था डिवाइडेड बाई 100, तो इसको करके आ गया 70,000। अब हम लोग क्या किए, जो 70,000 था वो नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर इंटू कर देंगे तो क्या हो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू। तो यहाँ पे 70,000 इंटू 35 कितना हो गया? 24,50,000। पहले इतना सबको समझ आया? हिमराज को नहीं आया? ठीक है, एक बार मैं और बता रहा हूँ। देखो हम लोग क्वेश्चन में ईपीएस दिया है,
ईपीएस का मदद से हम लोग हेल्प इसके आगे बढ़ेंगे। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईएटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ईपीएस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, कितना दिया था ईपीएस? 35, ये हो गया 35 इक्वल टू ईएटी नहीं दिया, उसको डायरेक्ट ईएटी लिख देंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कैसे निकलेगा? 70 लाख टोटल कैपिटल है, तो ऊपर लिखे 70 लाख डिवाइडेड बाई एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। तो ये 2 0 कैंसल, तो कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो गए? 70,000। तो यहाँ नीचे लिख देंगे 70,000। अब हम लोग को ईएटी निकालना है, 70,000 नीचे डिवाइड है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 70,000 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 24,50,000। ये आ गया ईएटी। बस इतना ही है इसमें, हम लोग निकाल लिए ईएटी। हमारा मेन मोटिव क्या है? आरओआई निकालना, क्योंकि हम लोग कंपेयर करना है। आरओआई को किसके साथ कंपेयर करना है? कॉस्ट ऑफ डेट के साथ। कॉस्ट ऑफ डेट कितना परसेंट है? 7%। जबकि आरओआई हम लोग को निकालना पड़ेगा। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो हम लोग को ईबीआईटी चाहिए, तो ईबीआईटी हम लोग निकालने के लिए अभी उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक का पॉइंट हो गया। ये हम लोग निकाल लिए ईएटी। अब इंटरेस्ट भी चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरेस्ट इक्वल टू कितने का हम लोग डेट मंगा रहे हैं? डेट चाहिए बोल रहे हैं ना, ये कितने का? 50 लाख का। और कितने परसेंट पे मंगाना है? 7% पे। तो 50 लाख का 7% इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 3,50,000। ठीक है, ये हो गया 3,50,000। ठीक, इसके बाद अगले पे आते हैं। हाँ, इसको नोट कर लो। इंटरेस्ट में अभी ऐसे एडिशनली निकाला हूं, बाद में जरूरत पड़ेगा इसका तो वहां अप्लाई कर देंगे। रिवर्स जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ईबीआईटी। क्या ईबीआईटी हम लोग को डायरेक्ट दिया है? नहीं, तो उसको हम लोग एक्स अज्यूम कर ले रहे हैं, माइनस ईबीआईटी दिया हुआ है ना। अच्छा रुको रुको, उसको वैसा कर लेते हैं, ईबीटी से जाते हैं। ईबीटी से ऊपर चले जाएंगे। ये दिया ईबीटी। ईबीटी में क्या माइनस करते हैं हम लोग? टैक्स। तो कहां पहुंच जाते हैं? ईएटी। ईएटी हम लोग को ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है ईएटी? अभी निकाले ना हम लोग ईएटी, 24,50,000। तो 24,50,000 हम लोग ईएटी निकाल लिए। क्या ईबीटी दिया है हम लोग को? नहीं, तो उसको एक्स ले लो। अब उसके बाद टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है? 30%। तो हम लोग टैक्स भी इसी का, ईबीटी का निकालेंगे। बता रहा हूं। एक्स, एक्स है, एक्स का कितना परसेंट निकालना है? 30%। ठीक है, 30% को अगर हम लोग तोड़ेंगे 30 डिवाइडेड बाई 100, इसको कट करके कितना आएगा? और करके पॉइंट में लाने के लिए कितना आएगा? 0.3। ये तो पता है ना, ये कट जाता है ना, 2 0 है, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट डालेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? x इंटू 0.3 0.3x। ये मैं फिर से एक पॉइंट बता रहा हूं, अगर किसी को डाउट लग रहा है तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। नहीं, बहुत बेसिक है, नॉर्मल सा। देखो, मैं ये ईपीटी से क्यों चालू किया वो समझो। अभी हम लोग ईएटी निकाल लिए कि नहीं? निकाल लिए। हम लोग का मेन मोटिव कहां पहुंचना है? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या है? ईबीआईटी, क्योंकि आरओआई में ईबीआईटी जरूरत पड़ता है न्यूमरेटर में, वहां पहुंचना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? ईएटी से रिवर्स जा रहा हूं। ईएटी के ऊपर क्या आता है? टैक्स। टैक्स माइनस करते हैं, और उसके ऊपर क्या आता है? ईबीटी। ठीक है, तो ईबीटी नहीं दिया है तो मैं उसको क्या अज्यूम कर रहा हूं? एक्स। एक्स का 30% क्या है? टैक्स। 30% को और तोड़ेंगे तो कितना होगा? 0.3। तो x इंटू 0.3, x इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? 0.3x। और इसको करके कितना आ रहा है अपना ईएटी? हम लोग कैलकुलेट किए थे 24,50,000। यहां तक आया पॉइंट समझ में? अब देखो हम लोग क्या किए, इसको अब एक इक्वेशन में लगाएंगे। x ये माइनस है, तो माइनस 0.3x इक्वल टू ईएटी कितना आया था? 24,50,000। x का वैल्यू कितना मानते हैं?
वन में से 0.3x हटा दिए, कितना बचा 0.7x। ये हम लोग वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में भी किए हैं बहुत बार। इक्वल टू 24,50,000। अब ये जो है 0.7 है इंटू हो रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू 24,50,000 डिवाइडेड बाई 0.7। तो x का फिगर कितना आएगा 24,50,000 डिवाइडेड बाई 0.7, 35 लाख। ये आ गया 35 लाख। ये जो x आया है वो आया क्या है ईबीटी आया है। ये हम लोग जो इसका वैल्यू चाहते थे ढूंढना, अब इसका हम लोग वैल्यू निकाल दिए 35 लाख। यहां तक आया पॉइंट समझ में? ठीक है, मैं एक बार हाँ इंटरेस्ट प्लस कर दे तो ईबीआईटी में पहुंच जाएंगे। हाँ वही अपना मेन मोटिव, वहां पहुंचना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये ना थोड़ा मैथ्स वाला चीज है तो इसमें टाइम लग सकता है, एक बार में समझ आए ये जरूरी नहीं। देखो मैं फिर से प्रोसेस बता रहा हूँ, ये पहले यहाँ का समझ आ गया था ना। हम लोग ईपीएस निकाले थे, ईपीएस ऑलरेडी 35 दिया था, 35 लिख दिए। ईएटी नहीं पता था, ईएटी को एज इट इज लिखे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर निकाल लिए 70 लाख डिवाइड बाई 100 करके, तो ये 70,000 शेयर होल्डर आ गए। अब ये 70,000 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 70,000 इंटू 35 कितना हो गया 24,50,000। ये 24,50,000 निकला क्या है ईएटी निकला है। हम लोग को कंपेयर करने के लिए आरओआई चाहिए। आरओआई का फॉर्मूला में न्यूमरेटर में क्या आता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई क्या होता है टोटल कैपिटल। तो पहले मैं निकला इसकी खोज में ईबीआईटी निकालने के लिए। तो ईबीआईटी के लिए मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ईएटी जो मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। ईएटी कितना मिला है 24,50,000, इसको मैं यहाँ लिख दिया। अब ईएटी के ऊपर आओ, ईएटी में क्या ऊपर लिखते थे हम लोग टैक्स, तो टैक्स माइनस करते थे, यहाँ पे टैक्स को माइनस करते थे, फिर इसके ऊपर क्या आता था ईबीआईटी नहीं ईबीटी। ईबीटी में टैक्स माइनस होता था तो ईएटी आ जाता था। क्या ईबीटी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है नहीं, तो इसको हम लोग एक्स ले लिए। और एक्स का ही कितना परसेंट टैक्स है 30%। 30% को अगर हम लोग और कट करके बोलेंगे तो कितना होगा 0.3। तो x इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 0.3x। तो x माइनस 0.3x कितना आएगा आंसर 24,50,000। ये फ्रेज में बोल रहा हूँ x माइनस 0.3x कितना आएगा फाइनल आंसर 24,50,000। अब मैं इसको इक्वेशन में बदल रहा हूँ, यहां में लिखा x में माइनस किया 0.3x, तो फाइनल आंसर अपना क्या आना चाहिए 24,50,000। अगर डाउट है तो रुको मैं इसके भी ऊपर के स्टेप पे आता हूँ। सबसे पहले हम लोग आते हैं ईबीटी में। ईबीटी में क्या माइनस होता है टैक्स। ईबीटी में टैक्स माइनस करके हम लोग कहां पहुंचते हैं ईएटी। ईबीटी को हम लोग क्या अज्यूम किए एक्स, टैक्स कितना आया था 0.3x, फाइनली अपना ईएटी कितना आया था 24,50,000। तो ये हो गया 24,50,000। एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 में से 0.3 हटा दिए, कितना बचा 0.7x इक्वल टू ये एज इट इज 24,50,000। उसके बाद 0.3 ये जो है 0.7 जो यहाँ इंटू हो रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू 24,50,000 डिवाइडेड बाई 0.7। तो फाइनल अपना x का वैल्यू आ गया, कितना है x का वैल्यू 35 लाख रुपीज। ये बता रहा हूँ ना, बहुत टफ में पूछा तो इतना ही मैक्स जा सकता है, इसके ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि इसके अंदर पूरा मैक्स का हिसाब किताब हो गया, जो भी गलियां छोड़कर आ गए थे वो सब। ईबीटी माइनस टैक्स तो ईएटी आया, ईबीटी को x माने माइनस 0.3, और ये मेरे को भी नहीं आता था, प्रैक्टिस करने से ही बना है। तो तुम लोग भी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तब आराम से समझ आ जाएगा, एक बार में नहीं आता है समझ में। तो पहले हम लोग ईपीएस निकाले, ईपीएस की मदद से ईएटी आ गया। अब मैं रिवर्स गया, मेरे को चाहिए ईबीआईटी, लेकिन मेरे पास अभी ईएटी है तो मैं लिख दिया ईएटी। ईएटी के ऊपर आता है टैक्स, उसके ऊपर आता है ईबीटी। ईबीटी को मैं एक्स अज्यूम कर लिया, एक्स का 30% मतलब 0.3x, x माइनस 0.3x इक्वल टू कितना होगा 24,50,000। तो मैं इसको एक इक्वेशन में बदला, x माइनस 0.3x इक्वल टू 24,50,000। x का वैल्यू 1 अज्यूम किया, 1 में से 0.3 माइनस किया तो 0.7x आया। 0.7x इक्वल टू 24,50,000। अब ये जो 0.7 है वो यहाँ पे इंटू हो रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 24,50,000 डिवाइड बाई 0.7। तो फाइनल x का आंसर आ जाएगा 35 लाख रुपए। ये जो x आया वो किसका वैल्यू आया, हम लोग x किसको अज्यूम किए थे ईबीटी को, तो ये ईबीटी आ गया अपना 35 लाख रुपए। इसको भी नोट कर लो, यहाँ से कोशिश करो खुद से नोट करने का, मतलब अब समझ तो आ गया है, स्टेप खुद से कोशिश करो फॉलो करने का। ऐसे एक बना लो, ईबीटी माइनस टैक्स इक्वल्स टू ईएटी, बन गया ना, ईबीआईटी निकल गया। फिर टोटल कैपिटल भी निकालेंगे ना, हाँ 38,50,000। हाँ तो आरओआई पता चल जाएगा। आरओआई का परसेंटेज देखो 7 के ऊपर है या नहीं,
क्योंकि 7% अपना ब्याज है, अगर 7 के ऊपर रहेगा तो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा ही आरओआई था। क्या चीज? 5500 क्या किया गया ऊपर? न्यूमरेटर क्या लिया तू? 38,50,000 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100। इसका 55% आ रहा है। बाकी लोग भी चेक करो। टोटल कैपिटल हम लोग को चाहिए फॉर्मूला में, टोटल कैपिटल। अच्छा तुम लोग इसको शायद इग्नोर कर दिए। हम लोग कब की बात कर रहे हैं? आफ्टर एक्सपेंशन। हमारे पास बिफोर एक्सपेंशन कितना था? 70 लाख। और एक्सपेंशन का कितना रुपए चाहिए? 50 लाख। 70 प्लस 50 लाख तब आएगा टोटल कैपिटल 1,20,00,000। सोचो ये टफ में गया तो इतना टफ बन सकता है। इसको भी प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके बाहर आएगा ही नहीं, ये सबसे मैक्स है। तो 38,50,000 डिवाइडेड बाई 1,20,00,000 करना पड़ेगा। कितना आएगा? 7 0 नहीं 8 0 8 आएगा ना। 1,20,00,000 में 8 8 तो 6 का लगा रहा है। 1,20,00,000। हाँ 1200 डिवाइड बाई 385 इंटू 100। 311 कुछ आ रहा है। 311%। तुम लोग हाँ ये देख, ये 1 करोड़, ये आया 20 लाख, ऐसा बता रहा हूँ। 1,20,00,000। अरे 8 0 इन द सेंस पूरा 1 10 1000 ऐसा करके जो गिनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो ये बेवकूफ जैसा बात मैं देखो ये बोलूंगा कि 1,20,00,000 में 8 0 आएगा। 321 इतना ज्यादा आ जा रहा है। 385 डिवाइड बाई 12 इंटू 100। 100 नहीं कितना? हाँ एक किशोर का आंसर है 32%। हाँ यही है करेक्ट आंसर। तो बताओ प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, दौड़ते भागते करना चाहिए। 7% का ब्याज पे कर रहे हैं और 32 कमा रहे हैं, तो एकदम खुशी खुशी नाचते नाचते प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन है ये। हाँ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं एक बार और ये समझा दूंगा। इसके बाद अभी चैप्टर कहाँ खत्म हुआ है? रुक तो चैप्टर खत्म करना है ना, लास्ट का थोड़ा ही सा पॉइंट बचा है। हाँ इसका अपना वो भी ऑफर भी लिखना है। ये नीचे का लिख लो। as ROI is 32.08%, that is greater than rate of interest 7%. The company can choose to use trading on equity to increase EPS. कंपनी खुशी खुशी वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। और जो प्रभाकर था मिस्टर फाइनेंस मैनेजर जो था वो बहुत सही बोल रहा है, वो जस्टिफाइड है। ये सबसे टफ में आया तब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तारनी आरओआई आया नहीं, उससे पहले का समझ आया जो मैं किया था? ठीक है आरओआई में बता देता हूं। आरओआई का फॉर्मूला निकालेंगे। अच्छा उसके स्टेप के बाद से बताना पड़ेगा ना। ये वाले स्टेज में हम लोग अभी क्या निकाले थे? 35 लाख ईबीटी निकाल लिए थे। हम लोग को ईबीआईटी में जाना है, तो जब यहां से यहां आए थे तो क्या किए थे? माइनस किए थे इंटरेस्ट। अब नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑलरेडी मैं निकाला था यहाँ पे, ये 3,50,000, 50 लाख का 7%, तो इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 3,50,000
तो हम लोग फाइनली यहाँ ऊपर पहुंच पाएंगे। 35 लाख प्लस 3,50,000 कितना आएगा? 38,50,000। ये आ गया अपना ईबीआईटी। तो आरओआई का फॉर्मूला में ऊपर लिखते हैं ईबीआईटी, नीचे लिखते हैं टोटल कैपिटल। ईबीआईटी कितना कितना था अभी? 38,50,000, ये ऊपर लिख दिए। नीचे लिखेंगे टोटल कैपिटल, लेकिन याद रखना आफ्टर एक्सपेंशन की बात हो रही है। आफ्टर एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन करने से पहले हमारे पास 70 लाख का कैपिटल था और एक्सपेंशन करने के लिए 50 लाख और मंगा रहे हैं, तो 70 लाख प्लस 50 लाख, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 1,20,00,000 आ जाएगा नीचे। ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो 70 लाख प्लस 50 लाख, तो ये हो जाएगा 38,50,000 डिवाइडेड बाई 1,20,00,000। क्या क्या? अच्छा, इसका आंसर आ जाएगा 32.08%। हाँ, आज क्या था? अच्छा, उस सेल्स पे बोल रहे हो तुम लोग। सर नहीं आया समझ में कि डाउट है किसी में? आ गया ना? यहाँ हम लोग ईएटी निकाल लिए थे और ईबीटी निकाल लिए थे 35 लाख। हम लोग को ईबीआईटी में जाना है, आते थे तो माइनस करते थे इंटरेस्ट, अब जा रहे हैं वापस तो प्लस कर देंगे। तो 35 लाख में 3,50,000 प्लस कर दिए तो 38,50,000 आंसर आ गया। ये ईबीआईटी निकल गया। आरओआई का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। ऊपर लिखे 38,50,000, नीचे लिखे 1,20,00,000 रुपए। 70 लाख पहले था, 50 लाख बाद में आफ्टर एक्सपेंशन, इंटू 100 कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 32%। तो बहुत अच्छा ऑफर है। 32% समथिंग हम लोग कमा रहे हैं और 7% सिर्फ खर्चा हो रहा है, तो बाकी का जितना एडिशनल परसेंट है वो हमारा अर्निंग है। तो इसी में ये एक स्टेटमेंट लिखना रहेगा लास्ट में कि फाइनेंस मैनेजर जो बोला वो बहुत सही बोला। As ROI is 32.08%, which is greater than rate of interest, ये भी पॉइंट लिख लेता आदमी, which is greater than rate of interest, that is 7%। लेकिन मान लो अगर इंटरेस्ट हमारा 35% रहता, बताओ एक्सेप्ट करते क्या? नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि कमा रहे हैं 32, खर्चा हो रहा है 35। वही तुम लोग को आएगा क्वेश्चन, वो तुम लोग को ऐसे बोल के नहीं होगा, ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। The company can choose to use trading on equity. The company can use to choose trading on equity. अगला पॉइंट, द फाइनेंस मैनेजर वाज जस्टिफाइड इन मेकिंग दिस रिकमेंडेशन। फाइनेंस मैनेजर अपनी जगह में बहुत सही था। इसका सॉल्यूशन भी देखो, वो भी बहुत सिंपल सही है, बट समझने में टाइम लगेगा इसका। इन लोग ना जबरदस्ती एक जीरो ऐड कर देते हैं, उसमें एक डाउट क्रिएट हो जाता है। चुपचाप से 0.3 0.7 डाल देना चाहिए, जबकि जीरो का कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये सबसे टफ लेवल का है, मैक्स टू मैक्स आया तो इतना आ सकता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट जाता है, 1 मार्क्स इसी का रहता है। स्टेटमेंट बताना है सही है कि नहीं, मैनेजर मिस्टर प्रभाकर सही था कि नहीं अपने जगह में, तो बहुत सही था, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं 7%, कमा रहे हैं 32%, तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, वो तो करना पड़ता है बिजनेस में। अब बिजनेस में रिस्क रिस्क लिए बगैर अर्निंग हो नहीं पाएगा, इतना तो रिस्क लेना पड़ता है। इसमें थोड़ा बहुत मैक्स आया है बस। आज का क्लास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, एकदम कहाँ बैठना है समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, उन लोग भी आते, डीए वाले, मेन उनका अकाउंट्स का एग्जाम है, नहीं तो आज उन लोग आते। सबका आज अभी बहुत डाउट आ रहा है, बहुत सारा ही डाउट आया है। बस लास्ट का कुछ पॉइंट बचा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फिर कल से हम लोग एम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
हाँ आईडी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत छोटा चैप्टर है, 3 दिन के अंदर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ आज क्या है 7 है ना। हाँ हेडिंग लिखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बस आज खत्म। हाँ अभी हो जाएगा 10-15 मिनट में। अरे नहीं नहीं उतना नहीं है, बाकी हो गया अपना क्वेश्चन वगैरह। वो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर 3 दिन का है बस, बहुत इंटरेस्टिंग है एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। अभी तो 11th में प्रिंसिपल सर बोले हैं कि अकाउंट्स वाला जो टीचर है वही इको भी पढ़ा दे करके। हाँ ऐसा बोले हैं कल केवी में क्योंकि वो इको वाली मैडम कल शायद एब्सेंट थी लगता है, तो इस वजह से। अच्छा क्या पता, वही इन लोग बता रहे थे कि अब अकाउंट्स वाले ही तीनों पढ़ाएगा। रेणु कौन प्राइमरी वाली? अच्छा है फिर उन्हीं को ही कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं फिर अगर वो मैडम को हटा दिए तो तुम लोग को भी वही पढ़ाएगा होगा और क्या। अच्छा हाँ लिखो लिखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब एन अरेंजमेंट इन विच firm make use of borrowed fund in such a way that rate of return on equity share can be increased। मतलब वही है कि फर्म जितना ज्यादा डेट लेगा उतने कम इक्विटी शेयर होल्डर बचेंगे, और जितने कम लोग बचेंगे मुनाफा उतने ज्यादा मिलेगा उनको। An arrangement in which firm make use of borrowed fund in such a way so that rate of return on equity share can be increased, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए वो भी वही था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि फर्म बोरोड फंड 50 लाख ले रहा है जिससे उसका पर शेयर होल्डर को 35 रुपए मिल पा रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन है कि 7% खर्चा हो रहा है और 32% कमा पा रहा है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब हम लोग को जो मिल रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम लोग जो पे कर रहे हैं। तो एक हमारे लिए इनकम है, एक हमारे लिए एक्सपेंस है। एक पीएनएल के डेबिट साइड आएगा, एक पीएनएल के क्रेडिट साइड आएगा। हाँ ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये हम लोग को मिल रहा है, और बोरोड फंड के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या? हाँ अभी मैं लिखवाया ना, वही वाला स्टेटमेंट लिखना है, ये स्टेटमेंट। तू तो बात करने में ध्यान दे रहा था। ये इंपॉर्टेंट है नीचे का, हम लोग को एक स्टेटमेंट देना है ना। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, लिखा है एज आरओआई 32% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, कंपनी को ये चूज कर लेना चाहिए। लिख लिया ना? हाँ 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 ठीक ठीक, इसको याद से लिख के आना, 1 मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएगा। नहीं तो इसमें रेकमेंडेशन पूछ रहा है सही है कि नहीं, इतना करने का 3 नंबर और 1 नंबर अपना रेकमेंडेशन देने का। The arrangement in which firm makes use of borrowed fund, फर्म बोरोड फंड कुछ इस प्रकार से यूज करता है जिससे उसका शेयर होल्डर पे रिटर्न बढ़ जाता है। तो उसका लॉजिक बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा डेट लेंगे उतना इक्विटी शेयर होल्डर कम हो जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर जब कम होंगे तो 1% को ज्यादा रुपए बढ़ पाएगा, तो हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है इसका। डेट जितना ज्यादा, कर्जा जितना ज्यादा लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल उतना, शेयर होल्डर उतना कम हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर कम रहेंगे तो एक लोग को ज्यादा मुनाफा मिल पाएगा। ठीक है अब अगला पॉइंट लिखो। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कब हम लोग को डिसीजन लेना है? तो जब हमारा आरओआई ज्यादा रहेगा कॉस्ट ऑफ डेट से। इसका एक एग्जांपल भी लिख सकते हो। आरओआई 15% है, इंटरेस्ट रेट 18 है, बताओ डेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हम लोग इंटरेस्ट 18% पे कर रहे हैं और कमा रहे हैं 15%, नहीं लेना चाहिए। तो प्रेफर क्या करना चाहिए, डेट या इक्विटी? इक्विटी। सेकेंड वाले केस में 15% कमा रहे हैं, 12% खर्चा हो रहा है, क्या प्रेफर करना चाहिए? डेट। तीसरे वाले में 15% कमा रहे हैं, 10% खर्चा हो रहा है, क्या प्रेफर करना चाहिए? डेट। मान लो दोनों में अगर सेम रहता तो 15% इसमें भी रहता और 15% इसमें भी रहता, तब क्या करते?
आधा नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करे, कुछ भी लेगा वो उतना ही फायदा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर छोड़ देंगे, वो इक्विटी भी ले सकता है, वो डेट भी ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग सजेस्ट बस ये करेंगे कि दोनों में से कुछ भी परचेस कर लो, कुछ भी इशू कर लो। तो ऐसा लिख लो एक एग्जाम्पल। हाँ कौन सा? हाँ कंपनी पे करेगा ना, डिपेंड, डेट अगर कंपनी इशू कर रहा है तो ब्याज भी कंपनी पे करेगा, वो कंपनी को मिल रहा है। कंपनी जहां भी इन्वेस्टमेंट करेगा, मान लो बिल्डिंग बनाया तो बिल्डिंग के अंदर धंधा उंधा कर रहा है, धंधा से इनकम कमा रहा है, रेंट पे दे दिया तो रेंट में से इनकम कमा रहा है, तो सब उसके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ, पैसा मंगा के शेयर मार्केट में डाल दिया, कहीं पे भी कर सकता है, तो बस जो रिटर्न कमा रहा है वो दोनों ही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे? हाँ ये लिखा है, जब हमारा आरओआई ज्यादा रहेगा और कॉस्ट ऑफ डेट कम रहेगा तो और ज्यादा डेट लो और उधारी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके एग्जाम्पल्स है, 15% कमा रहे हैं, 18% खर्चा हो रहा है, डेट मत लो, इक्विटी को प्रेफर करो। सेकंड, 15% कमा रहे हैं, सिर्फ 12% खर्चा हो रहा है, मतलब हम लोग 3% के मुनाफे में हैं, तो फिर डेट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सब केस स्टडी के लिए, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे तो नीचे स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा आरओआई और कॉस्ट ऑफ डेट। तीसरा क्वेश्चन, 15 कमा रहे हैं, 10 खर्चा हो रहा है, बढ़िया है, डेट ले लो। और अगर दोनों इक्वल रहेगा, वैसे तो क्वेश्चन जो आएगा उसमें इक्वल कभी नहीं रहता, दोनों में से कोई एक ज्यादा कोई एक कम रहेगा, अगर इक्वल रहा तो हम लोग कोई एडवाइस नहीं करेंगे कि डेट ले लो या इक्विटी, हम लोग ऑप्शन कंपनी के ऊपर छोड़ देंगे। कंपनी डेट भी इशू करेगा, इक्विटी भी इशू करेगा, उसको मुनाफा नुकसान उतने का ही होने वाला है। हो गया है नोट? जल्दी जल्दी। अब अगला हेडिंग लिखो, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। अगला हेडिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, इट रेफर्स टू द प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस। बुक में बहुत सारा पॉइंट दिया, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट में जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना ही पढ़ लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग, इट रेफर्स टू द प्रोसेस। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रेयर है आना, आ गया तो बस लिख के आ जाना है उसमें, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बस थ्योरी है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट। सिंपल है, इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, कितना पैसे की जरूरत है, कहां से पैसा उठाएंगे, और पैसा ऑप्टिमम यूज करना है, मतलब वेस्टेज नहीं करना है पैसे का। तीनों को बॉक्स में रख दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, कितने फंड का हमें रिक्वायरमेंट है, उसको लिखेंगे यहां। उसके बाद कहां से पैसा लाएंगे, डेट से, इक्विटी से, कितना लाएंगे वो, और पैसा को जिस तरीके से यूज करेंगे जिससे वेस्टेज ना हो, ऑप्टिमम यूज हो। ऑब्जेक्टिव लिख लो, फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहला फायदा है कि हम लोग चेक कर पाएंगे कि हमारे कितने पैसे की जरूरत फ्यूचर में आ सकता है। अगर हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड होके नहीं रहेंगे, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो एंड मोमेंट में पैसे ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हुए चलेंगे तो फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, टाइम पे पैसा मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अननेसेसरी फंड इज नॉट रेज्ड। अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे, जैसे घर वाले अगर हमारे प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो फ्यूचर में लोन वगैरह लेने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर बेफिजूल के खर्चे करते रहेंगे तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा लोन लेने का जरूरत पड़ सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के दो उद्देश्य है, पहला, हम लोग को इजीली पैसे का रिक्वायरमेंट पता चल जाता है, कितना पैसा चाहिए। सेकेंड, अननेसेसरी पैसा हम लोग नहीं बुलाते, फिर एक एस्टिमेट हम लोग को रहता है कि कितना पैसे की एक्चुअल में जरूरत पड़ेगा। जल्दी जल्दी। अब अगला लिखो, 3 एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 एस्पेक्ट होते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। तो सिर्फ 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3 दायरा होता है। पहला, एस्टिमेटिंग द क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मतलब कितने पैसे चाहिए। सेकेंड, पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग, डेट कितना चाहिए, इक्विटी कितना चाहिए।
थर्ड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब फिक्स कैपिटल में कितना लगाना है, फिक्स एसेट में कितना लगाना है और करेंट एसेट में कितना लगाना है। तो ये तीन डिसीजन, ये तीन एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग के। पहला, पैसा कितना चाहिए। सेकंड, डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे जितना ज्यादा डेट रहता है उतना ईपीएस बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, बढ़ जाता है, उतना ज्यादा ईपीएस बढ़ जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम डेट जो होता है वो रिस्कियर भी होता है, इनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करना पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है कि डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए। लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, कल हम लोग पढ़े थे लेवरेज का फॉर्मूला, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्या न्यूमरेटर था, डेट बाय इक्विटी। और ये आइडियल कितना है, कितना होना चाहिए, 2:1, मतलब एटलीस्ट उनको 50% तो वापस कर पाए। एग्जाम में अगर कैपिटल स्ट्रक्चर का भी फॉर्मूला पूछ लिया तो सेम फॉर्मूला है, कैपिटल स्ट्रक्चर का भी फॉर्मूला डेट बाय इक्विटी, लेवरेज का भी फॉर्मूला डेट बाय इक्विटी। और तीसरा इसके एस्पेक्ट है कितना फिक्स्ड एसेट खरीदना है, कितना करेंट एसेट खरीदना है, उसको बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कितना फिक्स्ड एसेट खरीदना है और कितना करेंट एसेट खरीदना है। एस्टिमेशन में चेक करते हैं कितना पैसा चाहिए, पैटर्न में चेक करते हैं डेट कितना होना है, इक्विटी कितना होना है, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में डिसाइड करते हैं फिक्स्ड एसेट पे कितना खर्चा करेंगे और वर्किंग करंट एसेट पे कितना खर्चा करेंगे। फिक्स्ड एसेट पे कितना खर्चा और वर्किंग कैपिटल पे कितना खर्चा। अब ये लिख लो, फाइनेंशियल प्लानिंग वर्सेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बस 2 ही स्लाइड बचा है लास्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग वर्सेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बताओ तुम लोग में से इन दोनों में से ज्यादा ब्रॉड स्कोप किसका होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग ज्यादा बड़ा होगा या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज्यादा बड़ा होगा, पक्का सोच के। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग चेक करते हैं पैसा कहां से लाना है, कितना लगाना है, कहां पे कितना लगाना है और कितना कैसा उसका मैनेजमेंट करना है, वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के क्या करने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन के रेशियो एनालिसिस किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो स्टडी एनालिसिस किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखे जाएंगे। तो दोनों में से बड़ा स्कोप क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, प्लानिंग में तो बस प्लान कर रहे हैं पैसा कहाँ लाना है, कहाँ लगाना है, कितना कमाना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर देखा जा रहा है, सेविंग कितना होना चाहिए, रेशियो एनालिसिस में रेशियो पढ़ना है, कितना क्या क्या रेशियो होना चाहिए, कैश फ्लो कैसा होना चाहिए। तो दोनों में से जो ब्रॉड है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि दोनों में से कौन सा वाइडर है, कौन सा नैरोअर है। तो ये पॉइंट लिख लो, शॉर्ट में बस लिखो, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है नैरो स्कोप है, बस इतना ही, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वाइडर स्कोप है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो बहुत छोटा है, नैरो स्कोप है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा स्कोप है इसका। इसमें हम लोग बहुत कुछ करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग में अभी पढ़े थे पैसा लाना कहां से, लगाना कहां पे, कितने करेंट एसेट पे, कितने नॉन करेंट, वही सब पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है फंड हम लोग को सही टाइम में मिल जाए, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइज शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ता जाए, शेयर होल्डर का संपत्ति बढ़ता जाए। हाँ, इसको पूरा लिख लो, ऊपर का नैरो और वाइडर और इसमें पूरा लिख लो। फाइनेंशियल प्लानिंग का उद्देश्य होता है, मेन एम होता है कि टाइम पे हमें पैसा उसा का रिक्वायरमेंट पता चल जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य होता है शेयर होल्डर का जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो बढ़ता जाए। ठीक, यहाँ पे हम लोग चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट जब पढ़ेंगे तो इसका एक और टॉपिक बचा है, वहां पे कंप्लीट कर लेंगे। कल से एम्प्लॉयमेंट करेंगे। किसका, अच्छा अच्छा, वो ये कहाँ पे,
नहीं, इसको तुम लोग अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना, आरओआई, ये जो है ये आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये जो आरओआई, इसको आरओआई बोलते ही नहीं है, इसको एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। लेकिन इसमें लिख दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों ही अलग है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों में फर्क है। हाँ, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग आरओ वो सीओडी लिख सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट। ये लास्ट वाला फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप बहुत नैरो होता है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत वाइडर स्कोप होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में बस ये देखते हैं कि फंड हमें टाइम से मिल रहा है कि नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चेक किया जाता है कि हमारे जो शेयर होल्डर है उनका संपत्ति, उनका वेल्थ बढ़ता जाए। बैठो बैठो जल्दी। अब विशाल इंट्रोवर्ट इंटू 100 होता है।